68% तक है। और लास्ट सेमेस्टर में मेरे को और उसके बाद फिर मैंने लास्ट सेमेस्टर में काफी मेहनत किया, कम से कम 82% है। तो ये जब हम एक करना करते हैं अच्छे से अभी आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या कुछ बच्चे अगर बीए के भी हो गए, अभी फोर्थ ईयर का प्रोग्राम हो गया, तो लास्ट ईयर में जो बच्चे हैं वो भी नए पीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। अभी के वर्तमान रेगुलेशन चल रहे हैं, जो फोर्थ ईयर का जो कोर्स है बीए का इस बार लागू हुआ है, उसमें भी बच्चे लोग आखिरी वर्ष में उसका अप्लाई कर सकते हैं। और एमए के जो बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फर्स्ट टाइम से आप फोर्थ सेम तक कोई भी क्लास में हो, आप उसको भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो नेट की परीक्षा। ठीक है, अब नेट की परीक्षा भर तो देंगे, लेकिन अब समझ नहीं आएगा तैयारी कैसे करें, क्या करें। वो सबसे इजी तरीका है, आप लोग जो एमए का सिलेबस होता है, एमए का सिलेबस होता है 4 सेमेस्टर का सिलेबस होता है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर आपने एमए का अगर सिलेबस इन फ्यूचर अगर जॉब जल्दी इंक्रीज करना है या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको पता है ना नेट एग्जाम क्या होता है? नहीं पता? अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, नेट का एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है, कॉलेज में पढ़ाने के लिए होता है ना? तो ये जॉब का बहुत जल्दी, अगर आपको जॉब लेना है तो आपको नेट का एग्जाम देना है और बहुत जल्दी। और नेट का एग्जाम साल में 2 बार निकलता है ना, जून वाला सेशन होता है, दिसंबर वाला सेशन होता है। तो दोनों इसमें आपको, अगर आप एमए के पार्टी की जगह पढ़ाई कर लो, एमए के हर एक सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ाई कर लो, आप रेगुलर क्लास आ रहे हो, और अगर आप रेगुलर क्लास आने के बाद अगर एक टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हो और अच्छे से उसमें अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपका आराम से नहीं किया। लेकिन आपको डेडिकेशन चाहिए, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं, और टाइमिंग धीरे धीरे इंक्रीज होती है ना। जब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा था आपको मुश्किल से आधे घंटे पढ़ाई करता हूँ। हम सेमेस्टर के जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर सबसे ज्यादा नंबर अगर टॉप 50 में आ रहे हैं नेट की परीक्षा में, तो आपका होता है जेआरएफ क्लियर। ठीक है, आपके सब्जेक्ट से और आपकी कैटेगरी से बता रहा हूँ, कोई भी कैटेगरी हो 50-60 से ज्यादा बच्चों का जेआरएफ क्लियर नहीं होता। ठीक है, और अगर आप जेआरएफ से कुछ नंबर से चूक गए तो आपका एनएफएससी नेशनल फेलोशिप, एससी मैंने इसलिए लेकर मैं एससी कैटेगरी करता हूँ, तो नेशनल फेलोशिप करके स्कीम होती है। अगर जेआरएफ से कोई बच्चा अगर कम नंबर से पास हो गया तो उसको नेशनल फेलोशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए, है ना। और अगर इससे भी अगर बच्चा कम नंबर ला रहा है तो आपका नेट क्लियर होता है ना। और नेट क्लियर करने की पीएचडी के लिए आप अपेयर हो जाते हो, आप पीएचडी करने के लिए, है ना, एलिजिबल हो जाते हैं। अभी जो जून 2024 में एक नया नियम लागू हुआ है, पीएचडी कोई भी यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करवाएगी, जो नेट का एग्जाम क्लियर करेगा वो ही पीएचडी करेगा। ठीक है, ये नेशनल है। तो जब अधिकांश बच्चे एमए करने के बाद क्या करने का सोच रहे हैं, बीएड करने का, ताकि वो टीचर बन जाए, क्योंकि ये मास्टर लेवल का कोर्स है। सही है, अधिकांश बच्चे चाहेंगे कि हम एमए कर लें, एमए के बाद करें तो बीएड कर लें। अब बीएड करने के बाद आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाके आप एक गवर्नमेंट टीचर बने, है ना। तो देखिए सबसे आसान तरीका है, आप एमए करते करते जो नेट की परीक्षा होती है आप वो क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए नेट की परीक्षा है,
ये उत्तीर्ण कर सकते हैं। इसका सिलेबस बहुत इजी रहता है। अगर आप लोग अगर चाहें तो इसमें आराम से नेट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, पढ़ाई चाहिए। और बहुत से बच्चों में अभी के टाइम पे बता रहा हूँ, बच्चों को बिल्कुल पढ़ने की आदत नहीं। बच्चे सिर्फ एग्जाम के टाइम पे सिर्फ नॉर्मल लिख के आएगा, अगर नहीं आएगा तो आप यहाँ खड़े होकर क्या करेंगे? आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, तो आप कैसे पढ़ाएंगे बताइए? नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए आपको विषय से संबंधित सारी जानकारी, ठीक है। तो देखिए मेरा जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम में था, जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में इंटर गया था, तब मैं हमारे जो क्लास टीचर है कहा जाएगा उनसे मैंने बोला था कि मुझे नेट क्लियर करना है। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई सेल्फ स्टार्ट कर दी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया तो मैंने कुछ भी पढ़ के नहीं गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नेट का एग्जाम है, फॉर्म भर दो ऐसे ही चले जाओ। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि तो एमए के कुछ क्वेश्चन आए, एमए के सिलेबस से क्वेश्चन आए। तो मुझे अफसोस हुआ कि वापस आके फिर मुझे उसकी स्टडी करना चाहिए, मुझे उसको और अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट बार जब जाऊँगा एग्जाम देने तो मेरे रिजल्ट में थोड़ा सा ये होगा। फिर सेकेंड बार में एग्जाम देने गया, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेम मेरा खत्म हुआ था और मैं सेकेंड सेमेस्टर में था। उसको 8,000 पर मंथ स्कॉलरशिप पीएचडी करते हैं। और इस यूनिट में देखिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। अगर आप लोगों को वाकई में अगर कैरियर बनाना है और जल्दी बनाना है, और अगर एजुकेशन में जाना है ना, पढ़ाई के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, तो आप लोगों को बहुत सीरियस होना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग जहाँ आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, वहाँ एक चार्ट बनाइए। उसके बाद फिर आप लोग 10 यूनिट का नाम लिखिए और 10 यूनिट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ना, वो आपके स्टडी रूम या स्टडी जो प्लेस होता है वहाँ पे हमेशा होनी चाहिए। और आपको याद होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज नहीं पढ़नी है आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ना। और पेपर में बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है एग्जाम, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाता है। आप अगर रेलवे का एग्जाम देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से, ठीक है। लेकिन आप जब नेट की परीक्षा दोगे, आपके सब्जेक्ट की परीक्षा दोगे, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि ये आपके कौन से चैप्टर से आए और हमने पढ़ाई नहीं की और हम भूल गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को चार्ट बना के सबसे पहले सिलेबस याद कर लेना है या नजर जहाँ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस याद रहेगा तभी आपकी पढ़ाई होगी। उसके बाद आप लोगों को बुक्स लेना पड़ेगा। अगर आप हिंदी के बच्चे हो तो हिंदी के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बुक रिकमेंड कर सकता हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। अगर किसी को लिखना होगा तो लिख सकते हैं। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके अलावा आप लोग दृष्टि की बुक यूज कर सकते हो, है ना। हिंदी साहित्य में दृष्टि, ये सेकेंड पेपर की है। नेट में नहीं है, JRF पे। और दृष्टि हिंदी साहित्य। और इसके अलावा आप लोग जो कॉलेज की जो बुक मिलती है ना, जिसमें पाश्चात्य का साहित्य होता है ना, या फिर आपने जो हिंदी का साहित्य होता है ना, आप उसको पढ़ सकते हो कॉलेज की बुक यूज करके, है ना। भाषा विज्ञान की जो कॉलेज से बुक मिलती है आप उसको पढ़ सकते हो। कॉलेज में बहुत सारी बुक अवेलेबल है। अगर आप चाहो, जब आप सिलेबस निकालोगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कॉलेज की जितनी सारी बुक है वो आपको काम मिलेगी, ठीक है, ओके। तो बुक्स वगैरह आप लोग आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, और आपके जैसे इकोनॉमिक वाले बच्चे हैं तो इकोनॉमिक में अपने सिलेबस के हिसाब से आपको दूसरे राइटर की बुक लेनी पड़ेगी। मतलब मेरा हिंदी था इसलिए मुझे हिंदी का ही पता है। और अगर आपका समाजशास्त्र होगा तो आपको समाजशास्त्र के अच्छे राइटर की बुक लेनी पड़ेगी, ओके। और आपका भूगोल अच्छा होगा, अगर आपका भूगोल होगा तो आपको भूगोल से संबंधित एक बुक लेनी पड़ेगी। और अगर पेपर 1 की भी अगर आपको बुक लेनी है तो भी दृष्टि की बुक ले लीजिए, है ना। पेपर 2 का तो सब्जेक्ट बता दिया, लेकिन आपको अगर पेपर 1 की लेनी है तो दृष्टि की बुक अच्छी बुक है, इससे मैंने पढ़ाई की है। और इन सब के अलावा
आप सबके पास मोबाइल है? मोबाइल है? मोबाइल का यूज किस लिए करते हो? देखिए, सबसे अच्छा पढ़ाई का तरीका होता है यूट्यूब में अपना टॉपिक डाल लो, बहुत सारी क्लासेस आती है उसकी, है ना। 10 यूनिट के अकॉर्डिंग में जितनी भी क्लासेस हैं, एक टॉपिक डाल लो, अपना टॉपिक सोच, टॉपिक देख लो और उसको मोबाइल में टाइप कर लो यूट्यूब में। वहाँ बहुत सारी क्लासेस आती है, फ्री क्लासेस चलती है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। आप वहां से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, आप बुक से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाना है, लिख के ही याद होगा, और याद करना ही पड़ेगा, बच्चों जैसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। जैसे आप बाहरी मेहनत करते हो, याद करते हो, या याद करके समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि नेट का जो एग्जाम है, जो एमपी के जो टफेस्ट, जो टॉप 10 एग्जाम होते हैं ना, उनमें से एक एग्जाम है। ठीक है, आया समझ में? तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए जो बुक्स हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, और डॉक्टर नगेंद्र का जो है ना, डॉक्टर नगेंद्र की जो बुक है ना, आप वो ले सकते हो। डॉक्टर नगेंद्र की कोई लिस्ट है तो उसमें 2 विकल्प रहते हैं, केवल आप नेट के लिए भर रहे हैं या नेट या JRF दोनों के लिए भर रहे हैं, वो नहीं है ना। तो अगर JRF प्लस नेट या केवल से भरते हैं, JRF का मतलब है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी PhD करने को। अभी कितने होंगे? अभी कितने होंगे? 37 और 5 साल, 37,500। अगर इसमें टिक कर दें तो आपको ये दोनों क्लियर होंगे, JRF और नेट। और JRF अगर पास होते हुआ तो हर महीने 5 साल तक 37,500 सबको, सबको SC OBC और जनरल सब। अगर इसके लिए कुछ क्राइटेरिया ज्यादा, 200 में से शायद 180 नंबर, 190 नंबर आते हैं, है ना। पर अगर केवल इसको पास करना तो 150 में से भी पास, पर ये नहीं। ठीक है, तो 2 विकल्प रहते हैं। अगर केवल आपको नेट करना है तो नेट में दिक्कत, तो आप कम परसेंट आएंगे तो भी पास हो। अगर PhD करना है तो नेट नहीं पाए। अगर आपको PhD करना है और स्कॉलरशिप भी चाहिए तो फिर ये आ रहा समझ में। और उसके बाद जैसे नेट तो थोड़ी थोड़ी उसके बाद मैंने, जैसे ये लोग नहीं आ रहे, अब जैसे ये आ जाए कि परीक्षा का फॉर्म भरना है, पेपर के नाम बताओ, मैंने साल भर क्या किया, है ना। तो इन लोग के लिए, या कोई बच्चे विदेश में चले गए या दूसरे स्टेट में गए, जॉब के लिए गए, आ नहीं पाते, तो उसके लिए मैंने चैनल बनाया। अब यहाँ बच्चियों की संख्या ज्यादा है तो चैनल का नाम है मी एंड माई डॉक्टर, है ना, वो बनाया। तो उसके जरिए फिर मैं, अगर इन लोग चाहते हैं कि अपने सिलेबस से संबंधित बताओ, पेपर से सब, तो मैं वीडियो बना के डालती हूँ। अब अगर ये चाहेंगे, जैसे अभी तुमने नेट का बताया, अगर ये चाहेंगे तो मैं नेट की पढ़ाई भी चालू कर दूँगी, एक यूनिट की पूरी पढ़ाई, फिर सेकेंड यूनिट की, है ना, ये पूरी जितने उसमें लेसन है उसकी भी चालू कर दूंगी। और आप लोग पहले, हाँ, पहले ये सब आप देखो तो उसको, अभी मैंने 3rd ईयर का माइनर ओपन का पेपर डाला, लोक साहित्य लोक संस्कृत की 5 यूनिट, उसमें हार्ड Amazon, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी उसमें अपना नाम और मोबाइल